हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फेनोमिनल स्टडीज में। और आज हम फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के पार्ट 6 को देखेंगे। इससे पहले के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस पार्ट में यूजेस की बात करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स की। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इन यूजेस का वर्णन करूं, मैं थोड़ा बहुत जानकारी आपको इनके नेचर के बारे में दे देना चाहूंगा। और लाइट बीम में भी हम बताए थे आपको कि लाइक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वेव्स या रेज क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो दोनों मिरर हैं उसमें से कनकेव जो है कन्वर्जिंग नेचर का होता है और कन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पर चित्र भी बनाया है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये दोनों साइड से मैंने दिखाया है। लाइक इस मिरर को अगर इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा और इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा। यहाँ भी मैंने ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया और दूसरी ओर इधर भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि इधर ही से सर हम पढ़े हैं सारा का सारा। बुक्स में ज्यादातर इसी साइड को मेंशन किया जाता है, लेकिन सपोज कीजिए इस मिरर को उठा के और पलट के ऐसे कर दिए। जैसे सपोज कीजिए ये मिरर है कनकेव और सडनली अगर ये ऐसे घूम जाता है तो क्या ये कनकेव मिरर नहीं होगा? होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि केव तो अभी भी वैसे ही है, बस साइड को इधर से उधर कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यह है कन्वर्जिंग नेचर और ये है मिरर का चित्र कनकेव का और कन्वेक्स का। और कन्वर्जिंग नेचर में होता क्या था फ्रेंड्स कि बहुत सारी रेज को एक जगह पे केंद्रित कर दिया जाता था, सेंट्रलाइज कर देते थे हम लोग, तो हम कहते थे कि वो कन्वर्जिंग नेचर है। वहीं डाइवर्जिंग में क्या होता था कि बहुत सारी रेज को दूर छितरा दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और फैला दिया जाता था। तो अब हम इसी के ऊपर गौर करेंगे। तो पहला जो कनकेव मिरर का यूज हम लोग देखते हैं वो है टॉर्च में। टॉर्च में आप देखे होंगे कि केव के जैसा ही रचना होती है। उसका जो ऊपर का सामने वाला जो मुंह होता है उसमें कनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं ताकि लाइट को दूर तक फैलाया जा सके। हेडलाइट्स में भी आपको दिख जाता है ये यूज, यानी गाड़ियों की हेडलाइट्स जो होती हैं उसी टाइप से डिजाइन होती हैं। सेविंग मिरर में भी हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि बहुत सारे जगहों से आती हुई लाइट को एक जगह सेंट्रलाइज कर सके और अच्छी तरीका से बाल को काटा जा सके या फिर दाढ़ी को बनाया जा सके। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं बिकॉज बहुत बार दांतों में बारीक जो प्लैंक्स फंस जाते हैं या फिर कहीं दांत वगैरह सड़ जाता है, दांतों में सड़न आ जाती है, तो उसको देखने के लिए डेंटिस्ट को इस मिरर की जरूरत पड़ती है। और फिर सोलर प्लेट्स की बात करें, यानी कि मैग्नीफाइंग नेचर इसका होता है, तो सोलर प्लेट्स में भी इसका यूज किया जाता है। सूर्य से जो किरणें हमारे धरती पर पहुंचती हैं, तो आपने जरूर ही सोलर प्लेट्स को कभी ना कभी देखा होगा। आजकल तो इमरजेंसी लाइट्स में भी ऊपर सोलर प्लेट लगे हुए आते हैं कि आप धूपा में रख दीजिए, वो चार्ज हो जाता है। तो उसका भी बेसिस है या फिर जो प्रिंसिपल है वो यही है कि उसके ऊपर की जो परत होती है वो कनकेव की होती है और वो सारे के सारे लाइट्स को एक जगह पे केंद्रित करने का काम करते हैं। दूसरी ओर अब बात करते हैं फ्रेंड्स कन्वेक्स मिरर की। तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। आप पहले भी देखे हैं, लाइक ये रे आई और इधर की ओर मुड़ गई, ये रे आई इधर की ओर मुड़ गई। तो आप धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि सारी रेज जो आती जाएंगी वो मुड़ करके फैलते चली जाती हैं, इसलिए इनका भी यूज ऐसे ही होता है। अब देखिए तो कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो रेयर व्यू मिरर में इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, रेयर व्यू यानी कि साइड में जो लगे हुए शीशे होते हैं बाइक्स में या कार्स में, उनमें कन्वेक्स मिरर का यूज होता है बिकॉज ये लाइट को छितराता है और बहुत सारा जब दूर तक प्रकाश फैलता है तो दूर तक
प्रकाश के में फैली हुई चीजें हम लोगों को छोटे से जगह पर दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी चीजों को बड़ा करके देखना है और यहाँ पे बड़ी सी चीजों को छोटा कर करके देखना है। जैसे साइड मिरर में आप देखेंगे कि रोड का पूरा कवरेज वो मिरर कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़ सके कौन सी गाड़ी आपके पीछे चल रही है और आप उसको साइड दे सके। अगर आप नहीं देते हैं और बड़ी गाड़ी पीछे है तो दुर्घटना के शिकार भी आप हो सकते हैं। दूसरी तरफ ज्वेलरी शॉप्स में भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइक ज्वेलरी के मालिक जो हैं वो इन मिरर्स का यूज करते हैं ताकि बहुत सारी चीजें उनको छोटी जगह पे दिखाई दे दें, और जो चोर हैं या फिर कई सारे लोग होते हैं ऐसी प्रवृत्ति की कि शॉप में गए और गहने वगैरह छोटे छोटे गहनों को चुरा लेते हैं या जेब में रख लेते हैं, तो उस समय वो लोग जो हैं उस ज्वेलरी शॉप के मालिक के नजरों से ना बच पाए और उनको पकड़ लिया जाए, इसलिए भी इन मिरर्स का यूज वहां पे होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स साइन रूल और उसके फॉर्मूलाज की और मिरर फॉर्मूला की आगे। तो अब देखेंगे हम लोग साइन रूल के बारे में। साइन रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है, बिकॉज इसके बेसिस पे ही आप न्यूमेरिकल सिंबल्स में यानी कि साइन का चयन कर पाते हैं कि कौन सा साइन पॉजिटिव रहेगा और कौन सा साइन निगेटिव रहेगा। बिकॉज इसके तुरंत बाद जब हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे वहां पे जब हमें इन सारे क्वांटिटीज को देखना होगा और उनके साइन और सिंबल को देखना होगा, तो हमारे लिए साइन का सही चयन बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले तो हम सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम इस चार्ट पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि ये देखिए मैंने यहाँ पे हाइट को डिनोट किया है AB से। ठीक है, और ये जो है देखा जाए तो देखने में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेन जैसा ही लग रहा है, और यहाँ पे मैंने एक कनकेव मिरर भी बना लिया है। तो अब देखिए समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी किसी भी क्वांटिटी का मोशन यानी कि मोशन जो है लेफ्ट टू राइट की ओर यानी राइट डायरेक्शन में हो, राइट हैंड साइड की ओर हो, तो वो पॉजिटिव कहा जाएगा। यहाँ आप देखते भी थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जैसे +1 +2 +3 और +4 राइट हैंड साइड की ओर होता था और लेफ्ट हैंड में -1 -2 और -3 हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या है कि इधर जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव, इधर बढ़ेगा तो निगेटिव। अब आप मिरर देख के अनुमान लगा लीजिएगा, जैसे कि मिरर के इस साइड में क्या रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या हो गया ये निगेटिव हो गया। मिरर के उस साइड में क्या रहता है, अब कन्वेक्स की बात करें तो इमेज डिस्टेंस होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। लेकिन वहीं कनकेव की बात करें तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद भी इधर ही इमेज फॉर्म होता है, तो देखिए कनकेव में क्या है इमेज डिस्टेंस निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए तो ये तो बात हो गई राइट और लेफ्ट की। अगर ऊपर बढ़ता था जैसे आपको याद होगा y में y1 2 3 4 जब y के कोऑर्डिनेट्स की बात करते थे और नीचे जब बढ़ते थे तो -1 -2 -3 होता था। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वो प्लस हो जाएगा और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाइट लिया है, तो हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे कि ये कनकेव में भी पॉजिटिव है और कन्वेक्स में भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमेशा ये ऊपर की ओर ही रहता है। वहीं इमेज की बात करें तो कई बार कनकेव मिरर में इमेज नीचे की ओर भी बन जाता है, इसलिए इसे निगेटिव भी लिया गया है, लेकिन ज्यादातर कन्वेक्स में ये ऊपर बनता है इसलिए इसे पॉजिटिव लिया गया है। तो ये बात है। अगर आपको ये समझने में तकलीफ हो रही हो तो आप डायरेक्ट इस चार्ट को याद कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनेशन में। आप आराम से इस चार्ट के बलबूते पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की और मैग्निफिकेशन की और उससे रिलेटेड सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स मिरर फॉर्मूला की। ठीक है, तो ये रहा मेरा मिरर फॉर्मूला। ठीक है,
इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जिससे कि सारे के सारे न्यूमेरिकल रहते हैं, और ये है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे v, u और f क्या है फ्रेंड्स, तो पहले भी आप अभी साइन रूल में आप देखें कि मैंने बताया कि कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, कौन फोकल लेंथ होता है और कौन इमेज डिस्टेंस होता है। अब क्या है कि एग्जामिनेशन में कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई u इमेज डिस्टेंस है या v इमेज डिस्टेंस है। तो इस बात के लिए मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि देखिए, u पहले आता है और v उसके बाद आता है। ABCD अगर आप अल्फाबेट का रीडिंग करते हैं तो लाइक RSTUV, तो u पहले आया और v बाद में आया। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद ही उसका इमेज बनता है। मान लीजिए आप ऐनक देख रहे हैं और ऐनक में आपका मुंह कब दिखाई देगा, जब ऐनक के सामने आप आएंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप ऐनक के सामने नहीं है और आपका इमेज दिखाई दे रहा है? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर हो रहा है तो भाई समझ लीजिए आपके पास कुछ दिव्य शक्तियां आ गई हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये जो है u जो है पहले आता है, इसलिए आप हमेशा मानेंगे कि u पहले आता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है पहले आता है और उसके बाद ही उसका इमेज बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी सारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक R फॉर रेडियस, F फॉर फोकल लेंथ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पर है कि H'/H, तो H' जो है वो सिंबल रहता है किसका, इमेज के हाइट का, और H जो है सिंबल होता है ऑब्जेक्ट हाइट का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया इसके डिफिनीशन में कि ये जो है रेशियो होता है इमेज के हाइट का ऑब्जेक्ट के हाइट से। यही मैग्निफिकेशन का एक्चुअल डिफिनीशन भी है। अब मैग्निफिकेशन का ऐसा डिफिनीशन इसलिए है फ्रेंड्स कि इमेज से ही तो कंपेयर करेंगे। मैग्निफिकेशन मैग्निफाई वर्ड से बना है और मैग्निफाई का मतलब है, मैग्निफाई में मेगा छुपा हुआ है। लाइक आप बोलते हैं ना कि मेगा ऑडिशन है या फिर मेगा सेरेमनी है। मेगा मतलब क्या हो जाता है, बड़ा। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है उसका मतलब इमेज, उसका पता कैसे चलेगा कि जब आप इमेज के हाइट से ऑब्जेक्ट के हाइट को कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन आपने देखा। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में सवाल लिया है जिसमें मैंने दोनों ही फॉर्मूलाज को कवर कर लिया है। लाइक एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है कन्वेक्स मिरर में। अब आपको वो चार्ट याद होगा, कुछ देर पहले मैंने जो ड्रॉ किया था। अगर आप नहीं याद रखे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लें और उसे बार बार याद करें। और अगर आपके कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके हैं तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं सवाल को। अब देखिए, बात करते हैं तो लाइक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 है, तो ऑब्जेक्ट का सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स, U, और U यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर देखना है कि साइन क्या रहेगा 10 का। तो इसके लिए क्या कीजिए कि पहले एक आप कन्वेक्स मिरर बना दीजिए। ये रहा कन्वेक्स मिरर फ्रेंड्स। अब आप ये बताइए कि U इधर होगा या इधर होगा, तो ऑफ कोर्स U इधर ही होगा। तो U क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निगेटिव, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर F नहीं दिया हुआ है और आप जानते हैं कि 3 अननोन क्वांटिटीज में से 2 का अगर हमें पता होता है तो हम 1 को निकाल सकते हैं। 1 का पता होने पे हम 2 को नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास U है और R दिया हुआ है, R बराबर है 60 सेंटीमीटर। अब सोचने वाली बात यह है कि R 60 सेंटीमीटर है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो आप जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, F = 60/2 = 30 निकाल लेंगे। अब सोचने वाली बात क्या है कि कन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो इस दिशा में यहां कहीं होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए एफ मेरा आ जाएगा यहाँ पे +30। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/v का हमें पता नहीं है, ये तो अज्ञात क्वांटिटी है, और 1/f = 1/f - u। देखिए अब हम क्या करेंगे, इधर से जो u था उसको 1/f की ओर भेज दिए, तो ये हो गया नेगेटिव। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, लाइक 1/30 - 1/10, और फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपको 3, यानी 2/30 माइनस में इसको काटेंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा -1/15। अब ये जो वैल्यू है वो 1/v के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, तो 1/v बराबर, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, लाइक 1/v बराबर है -1/15, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए v आ गया मेरे पास और u यहाँ पर आया हुआ है, तो अब मैग्निफिकेशन हम निकालते हैं। ठीक है, रुक जाइए, अब देखिएगा हम मैग्निफिकेशन यहाँ पे निकालेंगे। मैग्निफिकेशन के लिए ज्यादा जगह की आपको जरूरत नहीं है, लाइक छोटे से जगह में भी आप कर लीजिएगा। मैग्निफिकेशन को मैं m से डिनोट कर देता हूं, तो क्या होता है, तो ये देखिए, ये h और h' फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास हाइट दिया हुआ रहेगा। हाइट है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपके पास u दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है अभी आपने निकाला v, तो आप लगाएंगे -v/u जो फॉर्मूला है, तो -15/-10, माइनस माइनस कट हो जाएगा और काटेंगे, आपको आंसर आएगा 3/2 यानी 1.5। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई सिंबल नहीं दिए, तो मैग्निफिकेशन में सिंबल नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, बिकॉज ये रेशियो है और इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर आपस में कट के कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन जो है 1.5 टाइम्स हुआ, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना ज्यादा बड़ी बनेगी। ये था टोटल कॉन्सेप्ट पार्ट 6 से रिलेटेड। अब हम लोग पार्ट 7 में रिफ्रैक्शन टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, और इस टॉपिक से या इन फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो आप अपने बुक्स में बनाएं, और कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके आप अपने सवालों को पूछ करके उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, तथा हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।